दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के सीसेट प्रश्न पत्र के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वर्ष 2015 से 2017 में पूछे गए सामान्य हिंदी एवं कॉम्प्रिहेंशन यानी बोधगम्यता से संबंधित सभी प्रश्नों को। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के ट्रेंड एनालिसिस के साथ साथ रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सीसेट के अंतर्गत सामान्य हिंदी और बोधगम्यता के वर्ष 2015 से 2017 तक के प्रश्नों का रिवीजन। सबसे पहले 2017 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न ये कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित है। इसमें इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इस गद्यांश पर आधारित उसके उत्तर देने हैं। देखिए, लोभ चाहे जिस वस्तु का है, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है तब प्राप्ति होने पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे, जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता है। उसका सारा अंतःकरण सदा अभावमय रहता है। उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असंतोष, अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है, न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। तो इस गद्यांश के आधार पर जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देखते हैं दोस्तों। मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है? तो वह सात्विक जीवन जीने लगता है। जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता। तीसरा है कि लोभ की पूर्ति के लिए वह अनेकानेक वस्तुओं की प्राप्ति कर लेता है और जितना है वह उतने से प्रसन्न हो जाता है। तो इस कॉम्प्रिहेंशन के आधार पर मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभाव में क्यों रहता है, इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा कि जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे अवसर नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गद्यांश की पंक्तियों में जितना नहीं है उतने के पीछे और जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? देखिए, असंतोष, धन लोभ, लोभ और असंतोष या लोभ और प्रीति। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोभ और असंतोष। दोस्तों, गद्यांश को पढ़कर ये क्लियर हो जाता है कि पूरा गद्यांश मनुष्य के लोभ और असंतोष के भाव को केंद्र में रखकर लिखा गया है। अगला प्रश्न है गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? अभावग्रस्त, अभावमय, अंतःकरण और सात्विक। तो जब आप पूरे गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसमें अभावग्रस्त शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अभावमय, अंतःकरण और सात्विक इन तीनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन अभावग्रस्त शब्द का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है? ऑप्शन देखिए, धन, लोभ, संतोष, परोपकार और भक्ति। तो सात्विक जीवन का अंग दोस्तों इसमें संतोष को कहा गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। गद्यांश की अंतिम पंक्ति में कहा गया है इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। तो स्पष्ट है कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और देखिए, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है? तो असंतोष जो है अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। देखिए, गद्यांश की पंक्ति कहती है कि असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है और ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अवगुंठन का अर्थ क्या है? ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें है घूंघट, अंगूठा, गांठ बांधना या गूंथना। तो सही उत्तर है अवगुंठन का अर्थ होता है घूंघट। देखिए, अवगुंठन के पर्यायवाची के रूप में घूंघट, पर्दा, बुर्का, छिपाना, ढकना आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। जैसा करोगे वैसा भरोगे वाक्य में सर्वनाम कौन सा है?
देखिए, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें से बताना है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। तो सही उत्तर है इस वाक्य में दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध का बोध कराए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उसी, वैसा, तो ये शब्द जो जिसमें प्रयोग किए जाते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए, एकादशी, पूर्णिमा, विरोधिनी या पक्ष की पहली तिथि। तो सही उत्तर है प्रतिपदा का अर्थ होता है पक्ष की पहली तिथि। आप जानते हैं पक्ष शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं और पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं, 11वीं तिथि को एकादशी और 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है चौराहा में कौन सा समास है। द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय। तो आप जानते हैं दोस्तों चौराहा में कौन सा, तो द्विगु समास है। चौराहा का अर्थ होता है चार राहों का मिलन स्थान। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो याद रखिएगा चौराहा में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है अनुरूप का विलोम शब्द क्या है। तो आप जानते हैं अनुरूप का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों प्रतिरूप। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुरूप का अर्थ होता है समान, उपयुक्त, जबकि प्रतिरूप का अर्थ होता है असमान या नकली, इसलिए विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, उसकी पहचान करनी है। पुरंदर, अमरपति, ये आपका सही है। सरोवर, पुष्कर सही है। जलधि और अम्बुद ये आपके सही नहीं हैं। फणी, उरग सही है। दोस्तों देखिए जलधि का अर्थ समुद्र होता है और अम्बुद का अर्थ बादल होता है, इसलिए ये सही सुमेलित युग्म नहीं है। पुरंदर और अमरपति ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। सरोवर और पुष्कर तालाब के। फड़ी और उरग ये सर्प के पर्यायवाची हैं। जलधि और अम्बुद अलग अलग शब्दों के पर्यायवाची हैं। जलधि का अर्थ समुद्र और अम्बुद का अर्थ बादल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों गूलर का फूल होना, इसका अर्थ क्या है। तो आप जानते हैं किसी को ऐसे कहा जाता है कि गूलर के फूल हो गए हो, तो इसका अर्थ होता है दुर्लभ होना। तो सही उत्तर हो जाएगा गूलर के फूल होने का अर्थ होता है दुर्लभ होना। और आज के युग में सीता जैसी पत्नी मिलना गूलर के फूल के समान है, तो इसका वाक्य प्रयोग भी इस तरह से किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भभूत का तत्सम शब्द क्या है। विभूति, भभूति, बभूति या भवभूति। तो सही उत्तर है दोस्तों भभूत का तत्सम विभूति हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न संधि पूछा गया है कि सदैव में कौन सी संधि है, आपको बताना है। इसमें आपको बताना है कि सदैव में वृद्धि संधि है, यड़ संधि है, व्यंजन है या गुण संधि है। तो सही उत्तर है सदैव में वृद्धि संधि है दोस्तों। और संधि करते समय आ के साथ ए और ऐ हो तो ऐ हो जाता है, और आ के साथ ओ या औ हो तो औ हो जाता है, वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। तो देखिए सदा प्लस एव सदैव होता है, तो यहाँ पर वृद्धि संधि है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, वो कौन सा है। देखिए अंतर्धान, अनुगृहीत, आध्यात्म या फिर अधीन। तो सही उत्तर है आध्यात्म दोस्तों अशुद्ध है, इसलिए कि आध्यात्म नहीं बल्कि अध्यात्म शब्द आपका सही स्पेलिंग है। तो ये ऑप्शन सी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, जबकि अंतर्धान, अनुगृहीत और अधीन ये आपके सही हैं। अगला प्रश्न है कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा कन्नौजी बोली हरदोई जनपद में बोली जाती है। और आप जानते हैं कन्नौजी का नामकरण कन्नौज के नाम पर हुआ है, और कन्नौजी को ब्रज भाषा और अवधी के बीच की बोली कहा जाता है। मेरठ, देहरादून, हरदोई और मथुरा जनपदों में हरदोई जनपद में कन्नौजी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, कौन सा। देवरिया, मिर्जापुर, इलाहाबाद और बलिया। तो
तो सही उत्तर है इलाहाबाद। दोस्तों इलाहाबाद जो है, या जो वर्तमान में प्रयागराज इसका नाम है, ये भोजपुरी क्षेत्र नहीं बल्कि अवधी का क्षेत्र है, जबकि देवरिया, मिर्ज़ापुर और बलिया में भोजपुरी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप जानते हैं फैजाबाद अवधी बोली का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बोली उत्तर प्रदेश में नहीं है बोली जाती है? ब्रज, अवधी, भोजपुरी और बघेली। तो सही उत्तर बघेली हो जाएगा। बघेली उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, ये मध्य प्रदेश में बोली जाती है, जबकि ब्रज भाषा, अवधी और भोजपुरी ये उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधोलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? देखिए, प्रत्याभिज्ञान, परिधान, पिटक और पिटारा। तो इसमें से पिटारा शब्द आपका तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है वो पिटक होता है, और जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ले लिया गया है उन्हें तत्सम यानी उसके समान यानी संस्कृत के समान कहा गया है। इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। अग्निहस्त, परिधान, पिटक, प्रत्यभिज्ञान ये सभी दोस्तों तत्सम शब्दों के उदाहरण हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में आ गए हैं और उन्हें तद्भव कहा जाता है। पिटारा, गहरा, हाथ, आग ये सभी तद्भव शब्दों के उदाहरण हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगले वर्ष 2016 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनका सॉल्व। तो पहले इसमें कॉम्प्रिहेंशन यानी गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और उसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर देना है। प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति और भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को तत्पर रहता है। जिस देश के निवासियों के हृदय में उत्सर्ग भावना नहीं होती, वो राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख, शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है। देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्ता का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कर अनौचित्य का निवारण करे, धर्म पर स्थिर रहे और न्याय के लिए लड़े, समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दे और अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुख मोड़कर उसे धोखा न दे। तो इस कॉम्प्रिहेंशन के आधार पर आइए जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तरों को देखा जाए। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? देखिए, उत्सर्ग, अधर्म, भक्ति और हानि। तो जब आप पढ़ेंगे तो इसमें अधर्म शब्द का प्रयोग नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, जबकि उत्सर्ग, भक्ति और हानि शब्द प्रयोग किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पराधीन राष्ट्र खो बैठता है क्या? अपनी समृद्धि, अपनी भाषा, अपनी उत्सर्ग भावना या अपनी न्याय चेतना? तो पराधीन राष्ट्र जो होता है उसमें कहा गया है कि जिस देश के निवासियों के हृदय में उत्सर्ग भावना नहीं होती है वह राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख, शांति और समृद्धि खो देता है। तो ऑप्शन ए अपनी समृद्धि खो बैठता है पराधीन राष्ट्र। अगला प्रश्न है, गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? तो गद्यांश का सही शीर्षक हो जाएगा राष्ट्राभिमान। देखिए, याद करिए कि इसमें प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश, अपनी संस्कृति और जो भी इसमें वाक्य दिए गए हैं, गद्यांश दिया गया है, उस आधार पर इसका सही शीर्षक राष्ट्राभिमान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होता है किसके लिए? तो उत्तर है प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की भाषा के लिए अभिमान होता है। और कहा गया है कि प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति और भाषा के लिए प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में भाषा दिया गया है, तो यही उत्तर आपका सी सही हो जाएगा। अगला है कि देशभक्ति प्रेरित करती है किसके लिए? तो उत्तर है देशभक्ति या भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कर अनौचित्य का निवारण करे। तो अनौचित्य का निवारण करने के लिए देशभक्ति की भावना राष्ट्राभिमानी व्यक्ति को प्रेरित करती है। तो ये थे गद्यांश के आधार पर आधारित जो प्रश्न थे। अब आइए देखते हैं एषणा का अर्थ क्या होता है। तो उत्तर है दोस्तों, एषणा का अर्थ अभिलाषा होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। एषणा के अन्य अर्थों में इच्छा, कामना, चाह और आकांक्षा है। अगला है कि अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है छोटा बड़ा,
हरा पीला, 2 3 और राम लक्ष्मण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है, जबकि अन्य विकल्प आपके विशेषण हैं। अगला है कि अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तस्कर, ध्यान, बोध और हाथ। तो आप जानते हैं हाथ शब्द तद्भव है, जबकि तस्कर, ध्यान और बोध ये तत्सम शब्दों के उदाहरण हैं जो कि संस्कृत से सीधे ले लिए गए हैं। अगला विलोम शब्द पूछा है कि अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनिवार्य का विपरीतार्थक ऐच्छिक हो जाएगा। ऐच्छिक और अनिवार्य ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक या विलोम शब्द हैं। तो याद रखिएगा अनिवार्य का विलोमार्थक ऐच्छिक होगा। अगला है प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रतिकूल का आप जानते हैं कि विलोम अनुकूल हो जाएगा। अपनी ढपली अपना राग का अर्थ क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा अपनी ढपली अपना राग। इसका अर्थ होता है संगठन का अभाव, यानी कोई भी एकजुटता या एकरूपता न हो, उसको अपनी ढपली अपना राग कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। रचयिता, अनुग्रहीत, आहार और सृष्टा। तो इसमें सही वर्तनी वाला शब्द रचयिता हो जाएगा। अनुग्रहीत में अनुगृहीत होता है, अनुगृहीत यहाँ पर अनुगृहीत हो जाएगा। आहार का आहार होता है और सृष्टा नहीं होता है बल्कि सृष्टा होता है। तो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए देवता, ज्योतिषी, किन्नर या गंधर्व। तो सही उत्तर है दैवज्ञ का अर्थ ज्योतिषी होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला है कि चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं नश्वर, अचिंतन, अचर और अचेतन। तो सही उत्तर हो जाएगा चिरंतन का सही विलोम शब्द नश्वर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है उच्चिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा उच्चिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद उत प्लस शिष्ट होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए उत और शिष्ट के संयोग से या इसके संधि से उच्चिष्ट शब्द बनता है और ये जो है दोस्तों उत प्लस शिष्ट इसका शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? देखिए वाक्य पढ़िए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, श्याम सोता है या वह अपना सिर खुजाता है। तो इसमें आपको बताना है कि किस में अकर्मक क्रिया है। तो उत्तर हो जाएगा श्याम सोता है। इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है और जिस क्रिया में फल कर्ता पर ही पड़ता है और जिन क्रियाओं में कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अगला है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अनल, पावक, व्योम और कृषाणु। तो व्योम जो है ये आकाश का पर्यायवाची है, ये आग का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है? देखिए यहाँ पर पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता है, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं या अध्यापक परिश्रम कराते हैं। इसमें ऑप्शन बी में राम नहीं पढ़ता है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? य, ह, र और व। तो ह वर्ण अंतस्थ नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ह ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है। याद रखिएगा ह ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है सप्तर्षि में कौन सा समास है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सप्तर्षि में जो है द्विगु समास है। और आप जानते हैं कि जिस समास में द्विग समास में पहला पद संख्यावाची होता है और विशेषण होता है, दूसरा पद समूह का बोध कराता है। तो सप्तर्षि का अर्थ होता है 7 ऋषियों का समूह। इसमें द्विगु समास का प्रयोग किया गया है। अब आइए 2015 में जो प्रश्न पूछा गया है उसके प्रश्नों पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्सम जोड़ी सही नहीं है? कर्म, विद्या, दधि भात, मत्स्य मृग और ज्ञान क्षेत्र। इसमें से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी सही नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर दधि और भात तत्सम जोड़ी नहीं है क्योंकि दधि तो तत्सम शब्द है और भात तद्भव रूप है। भात का तत्सम शब्द क्या होता है? याद रखिएगा ओदन। ओदन जो है ये भात का तत्सम रूप होगा। तो ऑप्शन बी आपका जो है
तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। अन्य विकल्पों में सभी दोनों जोड़े में तत्सम शब्द दिए गए हैं। अगला प्रश्न है करपट का तद्भव रूप कौन सा है? कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा? तो सही उत्तर है कपड़ा करपट का तद्भव रूप है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? देखिए, मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं और बालक खिलौना पाकर हंसता है। इसमें आपको बताना है कि सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है। तो सही उत्तर है बालिका निबंध लिख रही है। देखिए दोस्तों, सकर्मक क्रिया का वाक्य है बालिका निबंध लिख रही है, क्योंकि भाव स्पष्ट करने के लिए जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने के योग्य है, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, या उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो इसमें विकल्प ए जो है ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि वह दंड देने के योग्य नहीं, वह दंड के योग्य है या वह दंड पाने योग्य है। तो कुल मिलाकर सही हो जाएगा वह दंड देने नहीं, वह दंड के योग्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? आपको बताना है। मैं सारी रात भर जागता रहा, ये सही नहीं है। मैं पूरी रात भर जागता रहा, ये भी सही नहीं है। और मैं सारी रात जागता रहा, ये आपका सही है। मैं पूरी रात में जागता रहा, ये सही नहीं है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं सारी रात जागता रहा, क्योंकि सारी का प्रयोग कालबोध को स्पष्ट करता है, पूरी का प्रयोग परिणाम को प्रकट करता है। इसलिए शुद्ध वाक्य में यही हो जाएगा कि मैं सारी रात जागता रहा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रजनी, विभावरी, समीर और निशी। तो आप जानते हैं समीर ये वायु का पर्यायवाची है, और दोस्तों रजनी, विभावरी और निशा रात्रि के पर्यायवाची हैं। अगला भी पर्यायवाची प्रश्न पूछा गया है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द शार्दूल हो जाएगा। इसमें मृगराज, व्याघ्र, केहर, केसरी, बनराज, सिंह और हरि ये मृगेंद्र के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये अवधी बोली के क्षेत्र हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली ये अवधी बोली के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? आपको बताना है। तो जो अपने स्थान से हिल न सके, स्थिर, अचल और निश्चित। तो इसमें देखिए जो निश्चित शब्द है ये निश्चल का अर्थ नहीं है, जबकि जो अपने स्थान से हिल न सके, स्थिर और अचल ये निश्चल के अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ दोस्तों हो जाएगा ईर्ष्या से जल उठना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, यथारुचि में कौन सा समास है? आपको बताना है। तो यथारुचि में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान और अव्यय होता है और उत्तर पद गौड़ होता है, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, इन सब में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो अस्थावर का विलोम शब्द दोस्तों जंगम होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? कुमदनी, कुमुदनी, कुमुदनी या कुमुदनी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर कुमुदनी। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कुमुदनी सही शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? हिमालय, इत्यादि, तल्लीन और देवेंद्र। तो सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्र। देवेंद्र में दोस्तों देखिए देवेंद्र में गुण संधि है, और गुण संधि में कहा जाता है कि इसमें अ या आ के उपरांत ई, उ, या और री आए तो उनके स्थान पर ए, ओ और अर हो जाता है। देव प्लस इंद्र यानी ए हो जाता है अ और ई का, तो देवेंद्र में गुण संधि है। अगला प्रश्न है, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आपको बताना है। अनु प्लस अय, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अन्वय का संधि विच्छेद अनु प्लस अय हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कंप्रीहेंशन। गद्यांश को पढ़कर उसके आधार पर उत्तर देना है। कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं,
देखिए, और अन्वीक्षण, चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं और नए मूल्यों, नए आदर्शों और नई आस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं कि क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है, किंतु उपाय बताना कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए और लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया। रूसो, लास्की आदि ने भी उपाय बताए, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा। किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने केवल उपाय ही नहीं बताए बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार कथनी और करनी एक ही थे। उनमें अपनी बात कहने का, आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपायों और आदर्शों के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे, वे युग प्रवर्तक हो गए। महात्मा गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है? तो इसमें दोस्तों देखिए, यूरोप के महापुरुषों के बारे में लेखक ने कहा है, उन्होंने कुछ उपाय तो किए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया। तो ये इस गद्यांश के आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है? देखिए, वे केवल सिद्धांतवादी थे, उनकी कथनी और करनी में अंतर था। वे केवल आदर्शवादी थे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस गद्यांश में लेखक ने उपर्युक्त में से कोई नहीं गांधी जी के बारे में कहा है, क्योंकि गांधी जी वो कथनी करनी में विश्वास करते थे। उन्होंने जो कहा, जो समझा वो कहा और जो कहा वो किया। तो इसमें देखिए, कोई भी कथन आपका सही नहीं है। अगला है तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा गद्यांश के आधार पर दोस्तों, तटस्थ चिंतन का अर्थ होता है निष्पक्ष होकर सोच विचार करना। अगला प्रश्न है, उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? आदर्शवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद या कर्मवाद? तो सही उत्तर है उपर्युक्त जो गद्य है, गद्यांश है, उसका संबंध कर्मवाद से है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि गांधी जी ने केवल उपाय नहीं बताए बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। गांधी जी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार कथनी और करनी एक ही थे। उनमें अपनी बात कहने का और आचरण करने का साहस था। तो ये कर्मवाद से संबंधित है ये गद्यांश। अगला प्रश्न है कि इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? तो कुछ महापुरुषों का चरित्र, मार्क्स के सिद्धांतों की व्याख्या, मात्र महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण और महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का महत्व मात्र समझाया है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा कुछ महापुरुषों के चरित्र का चित्रण किया है यहाँ पर लेखक ने। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लेखक ने गद्यांश में मार्क्स, लेनिन, रूसो और महात्मा गांधी जैसे कुछ महापुरुषों का चरित्र चित्रण किया है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि यह द्वीप एक उपनिवेश है, किंतु यह है और अपने मूल देश से कोई आदेश प्राप्त नहीं करता है। इनमें से लुप्त शब्द को प्राप्त कीजिए। तो यह द्वीप एक उपनिवेश है, किंतु यह स्वायत्त है। यहाँ पर स्वायत्त हो जाएगा और अपने मूल देश से कोई आदेश प्राप्त नहीं करता। स्वायत्त का अर्थ होता है स्व सरकार का अधिकार या अपने निर्णयों को कार्यान्वित करने की खुद शक्ति होना। तो देखिए दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वायत्त है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के सीसेट प्रश्न पत्र के लिए वर्ष 2015 से 2017 में पूछे गए सामान्य हिंदी और बोधगम्यता से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आपने उनको सॉल्व किया। इसमें से एक आध प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में भी दोहराए जा सकते हैं जो सामान्य हिंदी पोर्शन के हैं, जैसे विलोम, तद्भव, तत्सम, वाक्य शुद्धि, इन सबको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।